वेलकम टू 20 मिनट्स। पाकिस्तान में आए रोज सियासी वाकयात आंधी तूफान की तरह पेश आते रहते हैं, जिसके नतीजे में सियासी और सहाफती दुनिया के बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो अपनी पेशावारियत और गैर जानिबदारियत की वजह से न सिर्फ साबित कदम रहती हैं, बल्कि आंधी आने से कबल हवा का रुख जान लेती हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे आज की मेहमान है, हमारे साथ मौजूद हैं उसदुल्ला खान साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। उसद साहब, आपने अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ रोज़नामा जसारत से किया और कुछ अशरे सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ रोज़नामा जसारत से किया, और अब चंद अशरे गुजारने के बाद आप डॉन में हैं। तो स्पेसिफिक्स में जाने से पहले, ये जो आपने कौस कज़ाक़ के सारे रंग देखें, उसको ज़रा अपने अंदाज में डिस्क्राइब करें कि ये मुख्तलिफ जो जसारत से लेके जो एक दाएं बाजू का तर्जुमान समझा जाता है, और डॉन में जो कि एक प्रोग्रेसिव और लिबरल नज़रियात का अलमबरदार समझा जाता है, आपने कैसे पाया सारे सफ़र? पहली बात तो ये है कि जब आदमी को नौकरी की ज़रूरत होती है, पहली नौकरी की, तो ये नहीं देखता कि ये दाएं का है या बाएं का है, उसे चाहिए होती है नौकरी। सही। तो जसारत से भी पहले मैं गया था मशरक में 25 रुपए दिहाड़ी पे। अच्छा। और जिस दिन नहीं जाता था उस दिन पैसे कट जाते थे। सही। लेकिन मैं हॉस्टल में रहता था, पढ़ भी रहा था, ऑनर्स सेकेंड ईयर में शायद। तो जितने भी पैसे मिलते थे वो एक स्टूडेंट के तौर पे उस ज़माने में 78 में बहुत अच्छे होते थे पैसे। वो खर्च भी नहीं होते थे, इतने ज़्यादा मिलते थे, यानी 400 450 रुपये बहुत होते। उसके बाद फिर मैं जसारत में गया, तब भी मेरी कंसंट्रेशन यही थी, किसी से पर्ची लिखवा ली कि साहब लोगों तो उन्होंने कहा जी जसारत में चले जाएं, अतर हाशमी साहब होंगे उनसे मिलें। तो इसमें यह नहीं था कि मैं जो कोई नज़रियाती अखबार ज्वाइन करने जा रहा हूँ, या मशरक मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, या जसारत नौकरी चाहिए थी। हॉस्टल में रहते थे, पैसों की ज़रूरत थी, जो स्टूडेंट्स थे जमीयत के वो वाकिफ़ थे। सही। मुझे तो अखबारी दुनिया में किसी का पता ही नहीं था कि कौन क्या है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया कि ये साहब, ये सलाउद्दीन साहब हैं, ये सरवत जमाल असमई हैं, ये महमूद शाम हैं। तो ये ग्रेजुअली ऐसा होता गया। अच्छा, और फिर मज़े की बात ये है कि जब मैं 78 79 के सेशन में आया हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, तो स्टॉल लगते थे उस ज़माने में स्टूडेंट्स, अब पता नहीं आजकल लगते हैं एडमिशन के वक्त। कम इसलिए होगा कि मारपीट ज़्यादा हो गई, करते हैं एक दूसरे से, या सियासी सरगर्मियाँ खत्म हो गई। तो उस ज़माने स्टॉल लगते थे और पम्फलेट की जंग होती थी। सही। पॉइंट पे पम्फलेट बचते थे। तो हुआ ये कि जब मैं अंदर पहुंचा हूँ तो पहला जो स्टॉल सीधा था उस पर मैं पहुंच गया। तो बाद में वहाँ खलीलुल्लाह फारूकी शायद आप से वाकिफ हूँ, वो खड़े हुए थे, मैं किसी को भी नहीं जानता था। तो मैंने कहा भाई एडमिशन लेना है। अब मेरी हमन्नों वाली जो वो एक, मैं रहीम यार खान से आया हुआ लड़का, हमन्नों वाली एक सूरत थी, यानी सफ़ेद शलवार और उस पर पीली कमीज, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे मेरा क्या हुलिया है। और ये अब ये जो सर है इसके धोखे में मत आइएगा, बहुत घने और करली किस्म के बाल थे मेरे। तो वो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खलीलुल्लाह ने उसने समझा कि ये कोई मज़ाहिया चीज़ आई है, इससे ज़रा तफरीह ली जाए। तो उसने फिर मुझे फॉर्म दिया, फिर कहने लगा आप कल आ जाइए फॉर्म फिल करके। यूँ उससे मेरी दोस्ती हो गई, बाकियों से हो गई। फिर अचानक मुझे पता चला कि ये तो जमीयत के लड़के हैं, तो मैंने कहा चलो इन्हीं के साथ रहते हैं। फिर ये है कि वो बाकी यूनिवर्सिटी में जब तक रहा मैं इसी तंजीम के साथ रहा। लेकिन मैं प्रोग्रेसिव फ्रंट में भी मेरे दोस्त थे, लिबरल जो तंजीम थी उसमें भी मेरे दोस्त थे। मैं लड़कियों के साथ भी बैठता था, उस पर जो है जमीयत वाले बहुत कहते थे ये क्या कर रहे हैं, तो मैं ये कहता था भाई तहरीक का पैगाम पहुंचा। सिर्फ कहते थे शुक्र है। हाँ नहीं, उस जमाने कहते ही थे, कुटाई वुटाई नहीं होती। तो वो कहते थे ये क्या कर रहे हैं आप, ये खवातीन के साथ उठना बैठना। मैंने कहा ज़ाहिर तहरीक का पैगाम जो है वो औरत मर्द उसमें क्या तमीज़ करनी है, सभी तक पहुंचना चाहिए। तो इस तरह वो ज़माना गुजरता था। तो सहाफ़त में आया, मशरक़ में आया, फिर मैं जसारत में आया, फिर उसके बाद फ्री लांसिंग शुरू कर दी। एक हुर्रियत अखबार, उसको नया एक मेकअप करने की कोशिश की हारून फैमिली ने। उसमें मैं कॉलम्स लिखता रहा, फिर अखबार जहाँ में लिखता रहा। और फिर एक अखबार निकला था सवेरा का, जिसका झुकाव एमक्यूएम की तरफ बहुत ज़्यादा था, साम मिर्ज़ा साहब ने निकाला था। तो उसमें एडिटोरियल में लिखता रहा। तो मैं तो अपने आप को वो वकील समझता हूँ कि भाई तू कातिल है, तू आजा, मुझे ये थोड़ी पूछना है कि
तू कहाँ से आया, तेरा बैकग्राउंड क्या है, तेरा तो मुझे मुकदमा लड़ना है। सही। तो मैंने सहाफत को, अपने ख्यालात को सहाफत से अलग करके सहाफत को बतौर सहाफत किया है, ये सोच के नहीं किया कि ये दाएं का अखबार है या बाएं का है। तो प्रोफेशन और अपने ख्याल को बिल्कुल जिंदगी भर अलग रखने की कोशिश की। सही, लेकिन क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि मुख्तलिफ, तो आपको हर नज़रिए के और जिसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा उनसे वाकफियत हो गई, तो उस हवाले से दाएं बाजू के कैंप्स में अक्सर जब भी जाते हैं मजहबी जमातों में, इस पर आपका तज्जिया चाहूँगा कि वहाँ पे हमेशा एक रोने धोने की कैफियत, वहाँ पे हमेशा शिकायत का पहलू होता है। वहाँ पे आपने देखा होगा वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो आलमी साजिश भी हमारे खिलाफ हो रही है और ऐसा भी हो रहा है और वैसा भी हो रहा है। तो इस पे वाकई उनकी जेन्युइन वो होते हैं या आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये दाएं बाजू की का स्टाइल है, पूरी दुनिया में है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में देखें, ये टेक्निक होती है। अच्छा। मसलन दाएं बाजू में, अब अगर आपको मैं बड़े भयानक किस्म के नाम लूँ तो आप पुराना मानिएगा, जैसे ट्रम्प है। सही। ठीक है, दाएं बाजू का सिंबल है वो। अब वो क्या कह रहा है कि अमेरिकियों को सारी दुनिया लूट रही है। बिल्कुल। उसकी आइडियोलॉजी की बेस क्या है? मजलूमियत। अब क्या आप वाकई यकीन से कह सकते हैं कि अमेरिका जैसा नंबर 1 सुपर पावर जो एक तरफ खुद को कहता है, और ट्रम्प उसको अब मजलूमियत बेच रहा है अमेरिका की, ट्रम्प वोटर को। मोदी को देख लें कि साहब हालांकि 80% हिंदू हैं, लेकिन जो 15% मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, वो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसकी बुनियाद पे वो वोट ले रहा है। अच्छा, हिटलर को देख लें आप, कितने जर्मन यहूदी कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 5% होंगे उस जमाने में। उसने कहा ये खून चूस रहे हैं आपका, ये आपको मार डालेंगे अगर आपने इन्हें नहीं मारा। तो बाएं बाजू की जितनी भी आप तहरीकें देख लें, बड़ी बड़ी जो कामयाब हुई हैं, वो अक्सरियत को मजलूमियत बेच के और एक खौफ दिला के अकलियत का, सही, हर जगह वो कामयाब होती रही है। वही उनकी खुराक है और उसी पे वो पलती हैं। और उनसे जिस दिन उनका नैरेटिव ले लिया जाए, हालात ले लें, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सही। तो दाएं बाजू का तो ये पूरी दुनिया में यही टेक्निक। सही। अच्छा, पाकिस्तान में दिलचस्प सूरत हाल ये है कि बाएं बाजू के, जैसे कराची लिटरेचर फेस्टिवल या दूसरी ऐसी जगह यहाँ पे प्रोग्रेसिव ज्यादा नजरियात हमें नजर आते हैं, तो बाएं बाजू वाले भी कमोपेश इसी तरह का शिकवा करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में दाएं बाजू की जमातों ने माशरे का गला घोटा हुआ है और हमें तो कुछ सुनता नहीं। जी, एक तो ये कि आपको पता है, हंसने में इतनी रेटिंग नहीं है जितनी रोने में है। भले वो ड्रामा हो या नजरिया हो या सियासत। सही। जितना आप रोएंगे। अब मसलन पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? 18 सीटें जीत गए सेनेट की, उसके बावजूद वो रो रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। अच्छा लगता है, मतलब देखने वाले को भी, यार देखो ये मजलूम है, ये है। बल्कि मेरे एक दोस्त अहमद नवीर का शेर है कि सबका हक लेके भी महरूम नजर आता है, इतना जालिम है कि मजलूम नजर आता है। अच्छा, तो ये जाहिर है कि एक सिक्का राइजुल वक्त है, जो कि अगर मुझे भी मिले तो मैं चलाने में कोई दरेर नहीं करूंगा। मेरी मजलूमियत अगर बिकती है तो मैं ये मंजन बेचूंगा। आपका सवाल क्या था? कि बाएं बाजू वाले। बाएं बाजू, पहली बात तो ये है कि हम ये शायद आउटडेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं। सॉरी, सुन लीजिए, इसलिए आउटडेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम अभी तक पुरानी फिरकियों में फंसे हुए हैं, दाएं और बाएं की। आज की दुनिया में देयर इज नो राइट एंड लेफ्ट। सही। आज की दुनिया में राइट एंड रॉन्ग की जंग हो सकती है, लेस प्रिविलेज्ड मोर प्रिविलेज्ड की जंग हो सकती है। लेकिन वो जो एक नजरियाती कैंप होता था ना, वो 90s में ग्रेजुअली खत्म हुआ। आज तो जमात इस्लामी भी खुद को दाएं बाजू का नहीं कहती। अच्छा, वो भी अब देखे ना, वो एक तरफ एक जमाना था, मतलब हमसे पहले भी और हमारे दौर में भी, एशिया सब्ज है, एशिया सुर्ख है, सोशलिज्म, इस्लाम, ये वो जो था। आज आपको ये सोशलिज्म का लफ्ज आखिरी दफा आपने कब सुना होगा? किसी ने बोला होगा है? या इस्लाम जो है खतरे में है। हमारे जमाने में इस्लाम खतरे में होता था, आज कोई कहता है इस्लाम खतरे में है। ये कहते हैं कि जी वेस्ट जो है वो ये कर रहा है और फलस्तीनी ये कर रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। तो चीज़ें जो हैं
रीजनल शेप ले चुकी हैं, उनके सर्कल्स मुख्तलिफ हो हम्म, चुके हैं, कौमियती हवालों से बात होती है, लेकिन जो नज़रियाती हवाला है आप देखें कि कल के मुकाबले में आज बहुत कम इस्तेमाल होता है। सही। कौन इस्तेमाल करता है? तो हमें भी, मेरा ख्याल है, वो नई खिड़कियों में और अपने जो जहन में जो हम्म, नए फ्रेम है उसके कॉन्टेक्स्ट में 2021 में बैठ के बात करने की जरूरत सही। है। अच्छा, जो आपने अभी जिक्र किया उसी से मुताल्लिक मेरा अगला सवाल था कि जिस वक्त में ये नज़रियात परवान चढ़ रहे थे पूरी दुनिया में, जी। और अभी भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो ऐसा लगता है कि नज़रियाती सियासत को इतना ज़्यादा कबूल नहीं करती। मतलब सोशलिज्म का जो नज़रिया भुट्टो ने दिया था, तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं देखा गया कि पाकिस्तान में किसी ने कोई ऐसा नज़रिया दिया और उसकी बुनियाद पे उसको हुकूमत दे दिया आवाम ने। देखिए, भुट्टो ने, पहली बात है, सोशलिज्म का कोई नज़रिया नहीं दिया। उसने एक इस्लामी सोशलिज्म की एक टर्म जो है उसका नारा लगाया था, फिर उसको कहा जी कि ये मसावाद मोहम्मदी है, फिर ये है। पाकिस्तान में क्लासिकल मानों में जो आप किताबों में पढ़ते हैं नज़रियाती कोई तंजीम, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई बनी है। अच्छा। वो माल उठाते हैं मंडी से और जब तक बिक सकता है बेचते हैं और उसके बाद अपना सिलसिला जो है वो अलग कर लेते हैं। अब मसलन मैं बार बार जमात की तरफ आ चुके, वो शुरू में स्टूडेंट लाइफ में मैं था, उस ज़माने में मौलाना मौदूदी की किताबें स्टडी सर्कल में बाकायदगी से पढ़ाई जाती सही। सब पढ़ते थे। अच्छा, और वो अटेंड भी करती थी, मज़ा भी आता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी ने मौलाना मौदूदी से निजात हासिल कर ली। अच्छा। हाँ, इसलिए कि आज की जो जमात इस्लामी है उसकी जो सियासत है, जी जी, मुझे तो समझ में नहीं आती ये क्या सियासत है। आप हैं भी, आप नहीं भी हैं। आप कौमी सतह पे आपका जो है एक वाज़ेह नैरेटिव जो पहले होता था, अब आपका क्या नैरेटिव है? या तो वक्त के साथ साथ मेरी अक्ल इतनी डिम हो गई है कि मैं नहीं समझ पा रहा, या आपका प्रोग्राम इतना खुफिया है कि ज़्यादा लोग नहीं समझ पा रहे सिवाय आपके। तो ये चीज़ें हैं। एक ज़माने में ये था कि फौजी हुकूमत की बी टीम, मार्शल की बी टीम कहलाती थी, ये ताना मिलता था। अफगानिस्तान को या काजी साहब ने ठेके पे ले लिया, फिर कश्मीर ठेके पे ले लिया, सारी बातें सुनने को मिलती थी। आज तो कहीं स्टोरी लाइन में है ही नहीं। सही। तो कर क्या रहे हैं ये? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो कहते हैं कि कराची का को उसका हक दो, तो चले कुछ तो ऐसा है जो कि सियासी है अपनी नेचर में, लेकिन गैर सियासी और फलाही एक बात है। तो ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कौमी मैप में देखें तो जमात नहीं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान, मैं तो उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ, सियासी मानूंगा। अच्छा। कि मतलब एक आदमी जिसको जो अददी एतबार से पार्लियामेंट में उसकी क्या कितनी सीटें होंगी, ज़्यादा 10-15 सीट, लेकिन उसके बावजूद उसने जिस तरह सिस्टम को समझते हुए जिस तरह अपना मकाम बनाया है और तराजू के दरमियान आके कि एक पलड़ा इधर और एक पलड़ा उधर और दरमियान में मौलाना, दिस इज पॉलिटिक्स। या तो फिर पॉलिटिक्स कर लो, या फिर अपने फलाही और जो भी नजरिया है आपका उस पर चल लो। एक टांग इधर एक टांग उधर, ये रखने का नतीजा ये होता है कि आदमी बेशनाख्त हो जाता है, ग्रोह बेशनाख्त हो जाता है, तंजीम बेशनाख्त हो जाती है। यही हम देख रहे हैं। आपने बहुत दिलचस्प बात की कि ऐसा लगता है कि मौदूदी से निजात की। आपने किस वक्त ये शिफ्ट ऑब्जर्व किया कि काजी साहब के बाद ऐसा हो गया या शुरू से ही? नहीं, मुझे तो मेरा ख्याल है काजी साहब से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। एक जो एक होता है ना शख्सी जो एक मामला होता है, फिर मेरा ख्याल है मुताले से भी बड़ा ताल्लुक होता है इसका। मुताले की रिवायत चूँकि माशरे में पूरे में ही कम होती गई, तो उसका जाहिर है कि वही स्टफ जो है इनको भी मिल रहा है यूनिवर्सिटियों में। तो उस एतबार से सतही गुफ्तगू होती है कि जी इस पे वो उनका मौक़िफ़ है कि जी इमरान खान की हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है, या बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ ये कर रही है, वो कर रही हो। मैंने बहुत अरसे से किसी भी जमात के रहनुमा के मुंह से, चाहे एक कैटेगरी में या बी में या सी में,
कोई इल्मी या तख्लीकी बात नहीं सुनी। अच्छा। हाँ, मसलन हमारी नस्ल के लिए वो प्रोफेसर खुर्शीद अहमद जी जी। एक रेफरेंस होता था। फिर ये कि उस ज़माने में वो नावल वगैरह लिखते थे, मज़ामीन लिखने वाले बहुत सारे लोग थे, डाइजेस्टों में लिखते थे बाकायदा। और शायरी में इनका एक वो था, बहुत सारे शायर जो हैं, एजाज रहमानी, रहमान कियानी, और उससे पहले और उससे भी बड़ा नाम था, मतलब ये आइडेंटिफाई करते थे खुद को इस तहरीक से। लेकिन अब तो सिराजुल हक हैं, लियाकत बलोच हैं, तीसरे का तो मुझे नाम भी नहीं पता कौन। सही। अच्छा, तो मजहब ये वैसे इसी में अगर हम इस पे बात हो गई है तो ये सवाल भी उठता है कि मजहबी जमातें इसी जो नौयत की होती हैं, जैसे जमात इस्लामी है, हम अपने जैसे मुल्कों में देखें, जैसे मिस्र में कमो पेश हमारे जैसे हालात हैं, या खित्ते के दूसरे मुल्क बांग्लादेश में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पे वो किसी न किसी हद तक परवान चढ़ते हैं और उनको इक़्तिदार भी मिलता है, वो कि वो बाद में किसी वजूहात की बुनियाद पे नहीं चल पाते। लेकिन पाकिस्तान में क्या वजह है कि ये लोग वोटर का जो कॉन्फिडेंस है वही गेन नहीं कर पाता है? एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये जमात की जब बात होती है तो फ़ौरन इखवान से क्यों ममासलत उनकी ली जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि जमात का इखवान से किसी भी तरह का कोई मवाजना बनता है। इखवान की पूरी हिस्ट्री आप 1925 से लेके आज तक देख लें, कभी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से समझौता नहीं किया, जबकि जमात इस्लामी की आधी तारीख इस्टेब्लिशमेंट से समझौते की तारीख। जितनी कुर्बानियां इखवान ने दी हैं हर सतह पे, और यहाँ तो फस्तायत देखी ही नहीं ना पाकिस्तान में। हम कहते हैं ज़ियाउल हक का ज़माना, कुछ नहीं है। जो फस्तायत लैटिन अमेरिका में या जो मिस्र में, और मिस्र में तो नॉन स्टॉप पिछले 3500 साल से फस्तायत। उन्होंने तो जमहूरियत की जीम का वो चेहरा भी नहीं देखा है। सही। उस माहौल में इखवान जैसी तंजीम उस फस्तायत के सामने खड़ी हो जाती है, फांसियां लगती हैं, आपको पता है क्या क्या बैन, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। अच्छा, फिर उसी इखवान में से जो बहुत ज़्यादा तंग आने वाले लोग हैं, ये अपने अलकायदा के जो हैं, क्या नाम है अभी जो है, भाई इनका जो है खमीर तो वहीं से उठा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो हो बहुत ढीले हो, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। काम तो जो है मेरी ये जो जिसे सलाफी नजरिया कहते हैं कि जब तक आप बहुत ज्यादा रेडिकलाइज नहीं करेंगे सोसाइटी को, और जो रेडिकल नहीं होते उनको दुश्मनी समझेंगे, इख्तिलाफ नहीं आ सकता। तो वो तो इखवान से भी कोई 1000 हाथ आगे निकल गया ना। सही। लेकिन जड़ तो इखवान थी। अच्छा, इखवान ने आप देखें कि 1977 से लेके ब्रिटिश पीरियड तक, फिर नासिर के ज़माने में, और फिर नासिर के बाद से आज तक, तो वो जिस तरह हैं, तो जमात से मुझे नहीं पता जमात की क्यों उससे मसला है। जमात की तो नहीं, वो कहते हैं हसन अल बन्ना ने मौदूदी साहब, नाम लेने से क्या होता है? नाम ले हसन अल बन्ना से, जी नेल्सन मंडेला ने एक दफा मेरा नाम ले लिया था, तो मैं क्या करूं? मतलब मैं क्या नेल्सन मंडेला के बराबर? सही सही। हाँ, लेकिन जहाँ तक मौलाना की अपनी ज़ात का और उनकी अपनी काम का ताल्लुक है, तो वो मजबूती से अपनी जगह गड़ा हुआ है। अब इसके लिए वो इसके मोहताज नहीं है कि उनको हसन अल बन्ना के साथ कंपैरिजन किया जाए, या हसन अल बन्ना से कहा जाए कि मौलाना से मुतासिर थे। दिस इज इररेलेवेंट। दोनों एक अलग अलग डोमेन में थे, उनका अलग अलग सिचुएशंस थी, अलग अलग अंदाज में काम किया, अपने अपने हालात थे, अपने अपने मुल्क थे और सोसाइटियाँ थी, और आगे कुर्बानियाँ भी उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, ज़्यादा दी, सब फांसियों पे उनकी क़यादत लगी। हाँ नहीं, अच्छा, और दूसरी बात ये है कि फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी ठीक है, वहाँ हालात का तकाजा था कि इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, यहाँ हालात का इतना तकाजा नहीं था कि खामा तो शौक में तो आदमी फांसी नहीं लिखता है ना, वहाँ तो हालात की मजबूरी थी। लेकिन यहाँ भी मैं कैसे कंपैरिजन कर लूँ कि जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से किसी दौर में समझौते किए और उनका साथ दिया ईस्ट पाकिस्तान में, उस ज़माने में तो हमें लगता था कि साहब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। लेकिन आज आप
खुद आप 42 साल के बाद देखें कि ईस्ट पाकिस्तान में जमात का क्या किरदार रहा, और फौजी हुकूमत वहाँ की जो जमात की क़यादत थी उसे तो पता था ना कि यहाँ फौज क्या कर रही है, उसके बावजूद तो ये चीज़ है। फिर ज़ियाउल हक के दौर में आप देखें, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि माजी का डंडा लेके चूंकि आपने माजी में ये किया है तो मैं मुस्तकबिल में भी आपको पीटता रहा हूँ, नो। बाद में जो है अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद को बदले हुए हालात के हिसाब से हमाम करने की कोशिश की, लेकिन अब वो बज़ाहिर इररेलेवेंट लग रहे हैं चीज़ों से। सही। या तो बिल्कुल ही घुसे हुए थे या इररेलेवेंट हो गए, तो ये अच्छा, ये जो सारी सूरत पेश है इसमें इनकी अपनी सियासी कमइल्मी थी या वाकई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इस तरह की कोशिश की गई? सियासी कमइल्मी कैसे हो सकती है? मसलन आप इतने ज़हीन तो हैं कि सारे तालीमी इदारों पे एक ज़माने में आपका कब्जा हो पाकिस्तान, जो बड़े बड़े अहम तालीमी इदारे थे, और आप जो हैं पीएनए की मूवमेंट को जो है लीड कर रहे हो, आपकी न्यूसेंस वैल्यू इतनी हो, आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल इतनी कमाल हो कि आप बड़ी बड़ी तहरीकें चलाने के अहल हों, आप अगर सड़क पे आ जाएं तो आपसे ज़्यादा एजुटेशन की बेहतर मनसूबाबंदी कोई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है आप बेवकूफ़ लोग तो नहीं है, बेवकूफ़ तो ये काम नहीं कर सकता ना, इसके लिए तो एक ख़ास तरह की जहानत चाहिए। लेकिन ना आप अपना सियासी मतलब निकाल सके, ना आप सोसाइटी के लिए कोई सियासी कुव्वत के तौर पे कंट्रीब्यूट कर सके। एक ज़माने में आप अल्लाह जाने क्या मजबूरी थी कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का टूल बनना पड़ा, हालांकि आपकी सर्वाइवल का इशू तो नहीं था। मसलन ये कि अयूब खान के ज़माने में आप अयूब खान के साथ तो नहीं थे, उसके खड़े थे, तो क्या आप ख़त्म हो गए थे? आपका वजूद फिर भी कायम था। सही। 70 में भी अच्छा खासी आपकी प्रेजेंस तो थी ना, मतलब भले सियासी ताकत ना हो आपके पीछे, लेकिन शोशा और प्रेजेंस वगैरह तो थी। तो आपको क्या मार पड़ी थी बाद में इस तरह की फालतू किस्म की, मतलब मैं तो फालतू ही कहूँगा, हो सकता है उस ज़माने में की ज़रूरत हो, लेकिन मुझे अब लग रहा है 2021 में कि बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ थी। सही। आखिरी सवाल ये, जमात इस्लामी ने तो खैर जो भी गलतियाँ की उसकी वजह से, लेकिन पूरे आलम इस्लामी में इस पे आपका तज्ज़िया क्या होगा कि जितनी भी मजहबी जमातें, वो तुर्की के तजर्बे के अलावा में कहीं नजर नहीं आता कि उन्होंने हुकूमत की और कामयाब की, तो ऐसा लगता है कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मजहबी जमातों के अंदर कि या तो वो इक़्तिदार तक नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच जाते हैं तो फिर वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। यार बहुत ये इसका ताल्लुक नजरिए या राइट लेफ्ट मजहबी सियासी जमात होने से नहीं है। मसला ये होता है कि जो अपने, अगर मैं मिस्र की मिसाल लूँ तो वो जो प्रेसिडेंट क्या नाम थे, सादात नहीं अभी जो अखवान के थे, मुर्सी साहब, मुर्सी साहब अवाम के वोटों से आए, और 1.5 साल बाद चलता कर दिया गया। वजह क्या थी? वजह ये की थी कि जब खाना आपके सामने आता है ना, तो चूंकि आप तो भूखे होते हैं हमेशा के, तो एक हौका होता है, और आप गरम गरम जो है वो होता है, तो उसमें होता ही है कि ज़बान जल जाए, ठंडा कर लेना चाहिए। तुर्कों ने ये किया, जो सीखा अर्दवान से पहले जो थे एक साहब, अरबकान साहब के सोच जो हुआ उससे उनके जो बच्चे थे ये अर्दवान वगैरह, इन्होंने ये सीखा कि खाना ठंडा करके खाना चाहिए, सही, ज़बान जल्दी नहीं चाहिए। आप आते ही आपने जो दीवारों पे लिखा है, जो मुझे बताया, आपको बताया, अगर आप आते ही हुकूमत में उस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर देंगे तो लोग तो पहले से अलर्ट बैठे हुए हैं कि ये तो आते ही हमारी ऐसी तैसी करना शुरू कर देंगे, तो पहले दिन से ही वो आपको उखाड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। खैर ये बहस तो काफ़ी तवील है, लेकिन इंटरव्यू का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका।